नालंदा। ये नाम आज भी अपने खोए हुए वैभव की कहानी कहता है। ये उस समय की याद दिलाता है जब भारत विद्या का केंद्र था, जब दूर दूर के देशों से विद्वान यहाँ के विश्वविद्यालयों में आते थे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत का गहना था, ज्ञान की शक्ति का प्रमाण। कल्पना कीजिए, सदियों पहले जब गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, तब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शिक्षा का केंद्र ये जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली, दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित किया। चीन, कोरिया, तिब्बत और यहां तक कि फारस से भी। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारतें नहीं था, यह बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज का एक जीवंत केंद्र था। इसके हॉल विद्वानों की बहस और जिज्ञासु मन की बुदबुदाहट से गूंजते थे। यह भारत के स्वर्ण युग का प्रतीक था, ज्ञान का प्रकाश जो सदियों तक चमकता रहा। नालंदा में न केवल भारतीय छात्र बल्कि विदेशी छात्र भी शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ की लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां थीं, जो ज्ञान का भंडार थी। नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि यहां से निकले विद्वान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। आज भी नालंदा के खंडहर हमें उस महान विरासत की याद दिलाते हैं, जो कभी भारत का गौरव था और आज भी हमारे दिलों में जीवित है। नालंदा सच्चे अर्थों में शिक्षा का केंद्र था। इसने सभी वर्गों के छात्रों का स्वागत किया, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के बावजूद। ज्ञान की खोज में सभी का स्वागत था। यह समावेशिता दुर्लभ थी और यही नालंदा को खास बनाती थी। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषय बहुत विस्तृत और विविध थे। वेदों और बौद्ध ग्रंथों की गहनता से लेकर खगोल विद्या, गणित और चिकित्सा तक। विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था। यह प्राचीन ज्ञान का खजाना था, जिसमें कई विषयों पर अनगिनत पांडुलिपियां थीं। नालंदा के शिक्षक प्रसिद्ध विद्वान थे। वे अपने क्षेत्रों में माहिर थे, युवा दिमागों को पोषित करने के लिए समर्पित। बहस और चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलता था। माहौल ज्ञान की प्यास से जीवंत था। कल्पना कीजिए, आप नालंदा के विशाल परिसर में घूम रहे हैं। हरे भरे आंगनों के बीच आलीशान इमारतें खड़ी हैं। हवा में धूप और मंत्रों की गूंज है। ये था नालंदा, देखने लायक नजारा। विश्वविद्यालय परिसर बहुत बड़ा था। ये अपने संरक्षकों के समर्पण और संस्थापकों की दूरदर्शिता का प्रमाण था। इसमें विशाल व्याख्यान कक्ष, ध्यान कक्ष और सुसज्जित प्रयोगशालाएं थीं। पुस्तकालय, एक शानदार बहुमंजिला इमारत, नालंदा का दिल था। छात्र विश्वविद्यालय परिसर में ही रहते थे। वे आरामदायक छात्रावासों में रहते थे। प्रत्येक में विविध पृष्ठभूमि के छात्र रहते थे। इससे समुदाय की एक अनोखी भावना पैदा हुई और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। नालंदा में जीवन अनुशासित लेकिन समृद्ध था, समग्र विकास पर केंद्रित। सदियों तक नालंदा फलता फूलता रहा। यह एक ऐसा स्थान था जहां विद्या और ज्ञान का भंडार था और जहां से अनगिनत विद्वान निकले, जिन्होंने दुनिया को रोशन किया। यह ज्ञान और शांति का प्रकाश स्तंभ था। यहाँ की दीवारें उन महान विचारों की गवाह थीं, जो यहाँ पनपे और फले फूले। फिर इस गौरवशाली संस्थान पर एक साया पड़ा, एक ऐसा साया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1193 ईस्वी। यह वह समय था जब नालंदा के भाग्य में एक काला अध्याय लिखा जाने वाला था। उत्तर से एक तुर्क आक्रमणकारी आया, बख्तियार खिलजी, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए बदनामी में दर्ज हो जाएगा। उसकी नजरें नालंदा की समृद्धि पर थीं। खिलजी एक क्रूर विजेता था, जो लालच और विनाश की लालसा से प्रेरित था। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने भारत में अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। गांव जलाए गए और लोग मारे गए। नालंदा अपनी धन दौलत और प्रतिष्ठा के साथ उसका निशाना बन गया। यह विश्वविद्यालय उसकी क्रूरता का अगला शिकार बनने वाला था। नालंदा की शांत दुनिया पर अंधेरा छा गया, एक ऐसा अंधेरा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अपनी पढ़ाई में मग्न नालंदा के विद्वानों को होश ही नहीं रहा। वे अपने ज्ञान के संसार में खोए हुए थे। उन्होंने खिलजी की क्रूरता की अफवाहें सुनी थी, लेकिन उस भयावहता की कल्पना नहीं कर सकते थे जो वो फैलाएगा। वे नहीं जानते थे कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। खिलजी की सेनाओं ने विश्वविद्यालय पर धावा बोल दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। उनके युद्ध के नारों ने शांतिपूर्ण माहौल को चकनाचूर कर दिया। नालंदा का वह शांतिपूर्ण वातावरण अब केवल एक याद बनकर रह गया।
आक्रमणकारी भेड़ियों के झुंड की तरह नालंदा पर टूट पड़े। उनकी आंखें लालच और कट्टरता से जल रही थीं। वे विश्वविद्यालय के पवित्र हॉल में घुस गए। उनकी तलवारें खून की प्यासी थीं। हवा भयभीत छात्रों की चीखों और तलवारों की खनक से भर गई। पांडुलिपियों के अपने अमूल्य संग्रह के साथ पुस्तकालय खिलजी का मुख्य निशाना बन गया। आक्रमणकारियों को पता था कि नालंदा का असली धन सोने में नहीं बल्कि ज्ञान में है। उन्होंने भव्य पुस्तकालय में आग लगा दी। आग की लपटें प्राचीन ग्रंथों को राक्षस की जीभ की तरह चाट रही थी। आग कई दिनों तक भड़कती रही, सदियों के ज्ञान को भस्म कर दिया। जलती हुई पांडुलिपियों का धुआं आसमान में ऊंचा उठ गया, जो नीचे हुई बर्बरता का एक गंभीर प्रमाण था। हवा जलते हुए मांस और चर्मपत्र की गंध से भर गई थी। खिलजी के आदमियों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने जो भी उनके रास्ते में आया उसे मार डाला। भिक्षुओं, विद्वानों और छात्रों को तलवार से मार डाला गया। नालंदा के शांत प्रांगण निर्दोष लोगों के खून से लाल हो गए। मरने वालों की चीखें आग की गर्जना के साथ मिल गईं। आक्रमणकारियों ने भिक्षुओं और विद्वानों का शिकार किया। उनकी तलवारें खून से टपक रही थीं। उन्होंने उनका सिर कलम कर दिया, उनके शरीर धूप में सड़ने के लिए छोड़ दिए। नालंदा के आसपास की नदियां मारे गए लोगों के खून से लाल हो गईं। नालंदा में नरसंहार सिर्फ विनाश का कार्य नहीं था, यह भारत की आत्मा को कुचलने का प्रयास था। खिलजी का उद्देश्य सीखने के एक ऐसे केंद्र को मिटाना था जो भारतीय विचार और दर्शन के सार का प्रतिनिधित्व करता था। आखिरकार धुआं साफ हो गया, अपने पीछे अकल्पनीय विनाश का दृश्य छोड़ गया। नालंदा की कभी गौरवशाली इमारतें धूम्रपान करने वाले खंडहर में तब्दील हो गईं। मौत की दुर्गंध से भरी हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। नालंदा का जीवंत हृदय धड़कना बंद कर चुका था। खिलजी ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था। नालंदा, शिक्षा का गौरवशाली केंद्र, अब नहीं रहा। उसकी जगह असहिष्णुता और कट्टरता की विनाशकारी शक्ति की भयावह यादगार खड़ी थी। यह एक ऐसा नुकसान था जो आने वाली सदियों तक महसूस किया जाएगा। नालंदा के विनाश ने भारत के लिए एक काले युग की शुरुआत की। इसके सबसे बड़े विश्वविद्यालय के विनाश के साथ ज्ञान का प्रकाश, जो सदियों से इतनी चमकीला रूप से चमक रहा था, टिमटिमाना और फीका पड़ने लगा। सदियां बीत गईं। नालंदा के खंडहर भुला दिए गए, मिट्टी और उपेक्षा की परतों के नीचे दबे हुए। फिर भी नालंदा की आत्मा जीवित रही। इस महान संस्थान की स्मृति को फुसफुसाहट और किंवदंतियों के माध्यम से जीवित रखा गया था। यह खोए हुए वैभव का प्रतीक बन गया। 19वीं शताब्दी में ही नालंदा के खंडहरों को फिर से खोजा गया था। उत्खनन से विनाश की असली सीमा का पता चला। टूटे हुए खंभे, जली हुई पांडुलिपियां और नरसंहार के कंकाल उस भयावहता की एक भयावह याद दिलाते हैं जो घटित हुई थी। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़े हैं। वे ज्ञान के महत्व और असहिष्णुता की विनाशकारी शक्ति की मार्मिक याद दिलाते हैं। नालंदा भले ही खंडहर में हो, लेकिन इसकी आत्मा बनी हुई है। यह खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि कभी यहां ज्ञान का एक महान केंद्र था, जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। सीखने की इस प्राचीन सीट को पुनर्जीवित करने का सपना कभी नहीं मरा। सदियों के बाद भी नालंदा की विरासत ने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाए रखा है। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म हुआ। यह पुनर्जन्म केवल एक इमारत का नहीं, बल्कि एक विचार का था, जो सदियों से जीवित था। एक नई संस्था अपने पूर्ववर्ती की विरासत से प्रेरित प्राचीन स्थल के पास लंबी खड़ी है। यह नई इमारतें और आधुनिक सुविधाएं प्राचीन ज्ञान के साथ एक सेतु का काम करती हैं। यह नया नालंदा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतः विषय सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने प्राचीन नाम की भावना का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न देशों के छात्र एक साथ मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों को समझते हैं। यह आशा की किरण है, ज्ञान की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा की राख से उठने की क्षमता का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि कैसे शिक्षा और ज्ञान हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नालंदा की कहानी हम सभी के लिए एक याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि इतिहास में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, ज्ञान की ज्योति कभी बुझती नहीं। यह हमें बताती है कि अकल्पनीय अंधेरे के सामने भी ज्ञान की खोज जारी रहनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सीखने की ललक हमें आगे बढ़ाती है।
यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों और कक्षाओं के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और सहिष्णुता के सेतु बनाने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे के विचारों और संस्कृतियों का सम्मान कर सकते हैं।